नमस्कार सभी को। एक बार फिर आपका इस चैनल में एग्जीक्यूट कोड विद डीआरजे में स्वागत है। जैसा कि पहले के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन करा था, आप चाहे तो उस प्लेलिस्ट में जा कर के उसके बारे में देख सकते हैं। तो उसमें हम लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में डिस्कस किया था, उसके टाइप्स के बारे में जाना था। इसमें हम लोगों ने 5 टाइप्स के बारे में उसे एक्सप्लोर किया था, उनके डेफिनेशंस को जाना था। और उसी वीडियो में मैंने कहा था कि जो हमारा 2 सेगमेंट, जो उन लोग का 2 टाइप होता है, उसमें से मतलब वो पांचों, जितने भी पांचों टाइप्स थे उसमें से 2 टाइप्स को हमने मार्क किया था और कहा था कि इसके डिफरेंसेस के बारे में जानेंगे। और कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन पर्पस से देखा जाए, एग्जामिनेशन व्यू से देखा जाए तो ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चाहे वो आप बात करो कंप्यूटर साइंस की, चाहे बात करो आप बीसीए या एमसीए लेवल के एग्जामिनेशन की। तो आफ्टर ऑल ये जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, ये 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में वहाँ पे मैक्सिमम पूछा जाता है आपको। तो हम बात करते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसके डेफिनेशन को हम लोगों ने कल देखा था कि क्या है एग्जैक्टली, और मैंने थोड़ा सा ब्रीफ करने की कोशिश भी की थी कल। लेकिन आज इसको हम लोग, आज हमारे पास टाइम है तो हम इसे और अच्छे से जानेंगे कि आखिर ये इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेस बनाने में। तो कहीं ना कहीं प्रोसीड्यूरल जो है इसका एग्जिस्टेंस पहले आया था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बाद में आया, सबसे पहले प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज जो है वो हमें इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, तो प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में ज़्यादा अंतर तो नहीं कर सकते, लेकिन एक बहुत ही ऐसी चीज़ें हैं। एक ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और एक सिर्फ फंक्शनिंग, जो जिसमें फंक्शन सिर्फ कैरी करते हैं, वो लैंग्वेज है। तो कहीं ना कहीं एक आपको काफ़ी अंतर देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, कहा जाता है कि एक दूसरे के समरूप हैं। मतलब जो चीज़ें आप प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज में यूज करा है आपने, उससे थोड़ा सा डिफरेंट आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लगेगा। हाँ, उसके फंक्शनैलिटीज डिफरेंट है और कहीं ना कहीं बहुत हद तक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ने जो सफलता प्राप्त की है वो प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज ने नहीं करी है। लेकिन हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आज इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का जो एग्जिस्टेंस है वो प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज की ही वजह से है। तो हम आने वाली वीडियो में एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उस पर हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग बताएंगे कि आखिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जर्नी कहाँ से शुरू हुई और वो कैसे चली जर्नी, कैसे लोगों को दिक्कतें हुई, कैसे उन्होंने नई नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके देखा और आज इस जगह पे है कि हम लोग एआई जैसी चीज़ों को हम लोग हैंडल कर रहे हैं और उसके बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो और विशेष इस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था, ये मेरा दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो को आप देख सकते हो, उसमें इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसके बारे में आप जान सकते हो। और अगर आपको विशेष और किसी भी टाइप्स के बारे में जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं भरोसा दिलाता हूँ कि मैं जल्द ही उसके लिए भी वीडियो अपलोड करूंगा। तो खैर हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में है। प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज के बारे में मैंने आपको आप लोगों को कल बताया था, अपने पिछले वीडियो में बताया था। कल मैं इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो वीडियो मैंने कल अपलोड करी थी। हाँ, तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। सिर्फ उसे आप टास्क दे दो, असाइन कर दो, वो किसी ना किसी तरह से उसको अचीव कर लेगा, बाकी उससे कोई मतलब नहीं है। यानी टास्क स्टार्ट किया, टास्क आपको वो आउटपुट दे दिया, बस दैट्स इट। यानी बस उसका ये 1 टाइम का काम है, बाकी वो सेकंड टाइम आप चाहो कि फिर वो प्रोसेस करो तो फिर वो स्टार्ट से प्रोसेस करेगा, फिर बॉटम तक आएगा। यानी हर चीज को उसको प्रोसेस कराने के लिए स्टार्ट टू बॉटम ये करना पड़ता है, ये रिपीट करना पड़ता है, तब जाकर के वो डिजायर्ड आउटपुट आपको देगा। यानी टाइम कंज्यूमशन, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ऐसा नहीं है, एक बार आपने डिजाइन कर दिया, बस आपका टेम्पलेट तैयार है, बस उस टेम्पलेट को आपको बुलाने की जरूरत है, भाई उठ करके आ जाओ। तो टेम्पलेट जो है उसके अंदर जितने भी सारे फंक्शंस हैं या जितने सारे कीवर्ड्स हैं वो जैसे बने हैं वैसे के वैसे उठ करके आपके पास आ जाएंगे और आप उसको यूज कर सकते हो। यानी इसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं। खैर आने वाले टॉपिक्स में यहाँ जैसे अभी मैंने यहाँ पे 3 इसके टॉपिक चुने हैं। डेफिनेशन से हम कैटेगराइज करेंगे, डिफरेंसेस सिक्योरिटी से करेंगे और डेटा मूवमेंट से करेंगे, और भी बहुत सारे हैं, उसको हम आगे फर्दर हम देखते हैं। पहले ये तीनों टॉपिक को हम लोग देख लेते हैं। डेफिनेशन की बात करें तो प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज जो होता है
यह स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है। स्टेप बाय स्टेप अप्रोच मैं यहाँ पे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो भी कोड्स एग्जीक्यूट होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप होते हैं। ऐसा नहीं है कि पहला लाइन हो गया उसके बाद 10वां लाइन होगा, ऐसा नहीं होता। जैसे इंस्ट्रक्शन जैसा मिलता जाएगा, जिस लाइन में जो इंस्ट्रक्शंस मिलेगा वो प्रायोरिटी उसी देगा, ये नियम होता है। स्टेप बाय स्टेप अप्रोच मैंने इसलिए यहाँ पे मेंशन करा है। तो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू अचीव डिजायर्ड आउटपुट, यानी सबका मकसद है सिर्फ और सिर्फ आउटपुट जो है वो हमें ले पाना, यानी हम जो हम इच्छा कर रहे हैं कि हमें वो आउटपुट मिले, तो वो हम उसको अचीव करने के लिए हम वो सारे टास्क परफॉर्म करते हैं। कोई भी काम हो, अगर आप कोई भी आप डेली अपने डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें करते होगे तो वहां पे आपका भी एक मकसद होता होगा कि मैं अगर ये कर रहा हूँ तो आपको कुछ ना कुछ मिले। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी का भी अगर आप उसे लिखते हो तो उसका भी सबसे बड़ा मतलब एक जो होता है कारण होता है कि आपको आउटपुट चाहिए होता है उससे। नहीं तो आप बिना फालतू का आप कोड्स नहीं लिखोगे और आप कंप्यूटर को परेशान करने नहीं चाहोगे और खुद अपना माथा नहीं खराब करोगे, अपना सिर नहीं खराब करोगे कि यार क्यों हम आए हैं कोड लिखने के लिए। खैर वो हम आगे हम और भी इस पर चर्चा करेंगे। स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू अचीव डिजायर्ड आउटपुट बेस्ड अपॉन द कंसेप्ट ऑफ कॉलिंग प्रोसीड्यूर्स, यानी कहने का मतलब है कि ये ऐसा अप्रोच है जिसमें सिर्फ और सिर्फ फंक्शंस का यूज होता है, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ फंक्शंस रिबिल्ड होंगे। यानी जब भी कॉल होगा तो फंक्शन कॉल होगा, अगर एग्जीक्यूट भी हो रहा है तो फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, जहां भी यूज होगा तो फंक्शन होगा, ठीक है। यानी जहां पे भी फंक्शन, तो जब भी फंक्शन बनता है तो जब भी एग्जीक्यूट होगा तो वो शुरू वाले लाइन से लेकर के लास्ट वाली लाइन तक वो यूज होगा, ये इसका प्रोसेस होता है, ठीक है। उसी तरह डेफिनेशन में अगर हम बात करें तो स्टेप बाय स्टेप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में, तो ये भी एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है। सही बात है, जैसे कि मैंने बताया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सारे होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच ही होते हैं, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है टू अचीव डिजायर्ड आउटपुट, द सेम लाइन मैंने लिखा है, बेस्ड अपॉन द कंसेप्ट ऑफ कॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। यानी यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास टेम्पलेट्स जो होते हैं ऑलरेडी क्रिएट होते हैं और बस उन्हें हमें एक्सेस करने की जरूरत है। जब हमें जिस टेम्पलेट की आवश्यकता होती है हम बस उस टेम्पलेट के पास जाते हैं, बोलते हैं कि आप उठ करके आ जाइए, तो वो ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी रहता है वो उसको हम लोग उस टेम्पलेट को हम लोग यूज कर लेते हैं। अब आते हैं हम सिक्योरिटी की बात करते हैं। तो क्या होता है, इट इज लेस सिक्योर देन उप्स, ठीक है। इट इज लेस सिक्योर देन उप्स, क्योंकि कहा जाता है कि किसी चीज को बार बार अगर आप करोगे, जैसे कि एक कहा गया है कि किसी एक सेंटेंस को अगर बोलते हो 10-15 सेंटेंस को एक बार बोलते हो तो वहां पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज होती है कि आप उस पहले लाइन से लेकर के 10वें लाइन तक जाओगे तो वहां पे बीच में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी और आप कुछ ना कुछ मिस कर जाओगे। तो मैंने बताया कि ये स्टार्ट से लेकर के बॉटम तक हर बार जब भी ये कॉल होगा, जब भी इसे कॉल किया जाएगा प्रोग्राम के अंदर, तो टॉप से लेकर के बॉटम तक कॉल होगा, तो कहीं ना कहीं बीच में ऐसा लैग होता है जिससे इसके कोड जो होते हैं लीक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए इसे उसके कंपैरिजन में लेस सिक्योर माना गया है। लेकिन वही बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की, तो ये सिक्योर होता है। सिक्योर इसलिए होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के पास एक फीचर होता है और उसको हम लोग बोलते हैं डेटा हाइडिंग की। क्योंकि डेटा हाइडिंग से एक कहानी भी है, कहा जाता है कि मुझे मेरे सर ने कहा था कि मुझे एग्जैक्टली समझ में नहीं आता था डेटा हाइडिंग क्या है। तो डेटा हाइडिंग का एक और नाम है डेटा एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। और अपने मेरे क्लास में मेरे बच्चों ने सबसे ज्यादा मार खाया था इस पे डेटा एब्स्ट्रैक्शन में, क्योंकि उन्हें मैं बार बार बोलता था वो बार बार भूल जाते थे। तो फिर एक कहानी मुझे याद आई थी, मैंने उन्हें भी कहानी सुनाई थी बच्चों को। कहानी आई थी कि अगर आपको स्वीट्स पसंद हो, जैसे कि कोई भी स्वीट्स, अगर सपोज मान लो अगर किसी को बर्फी पसंद होती है तो वो मोटेल जाते हैं, होटल जाते हैं और वहां पे जाने के बाद क्या करते हैं, आप जाके आप जो शॉपकीपर होता है उससे आप खाली बोलते हैं कि मुझे ये स्वीट का नाम, कोई भी स्वीट का नाम बताते हो, वो दे देते हैं। जैसे कि अगर मुझे सपोज बर्फी पसंद है तो मैं जाऊंगा और मैं वहां पे जाऊंगा और उन्हें सिर्फ बोलूंगा कि मुझे आप बर्फी दे दो, ठीक है। बजाय इसके कि मैं कभी भी उसे ये नहीं पूछूंगा कि आपने बर्फी बनाई कैसी, और ना मुझे उससे मतलब है। क्यों? क्योंकि अगर आप बीइंग प्रोग्रामर, अगर आप एक प्रोग्रामर हो, अगर आप किसी से पूछते हो कि अगर आप उसे किसी कुछ दे रहे हो तो आपको सिर्फ मतलब होना चाहिए कि आपको आउटपुट क्या मिले। वो किस तरह से आउटपुट दे रहा है उससे आपको ना मतलब है, ना आप जानने की कोशिश करते हो, ना कभी कंप्यूटर को कभी खोल करके नहीं देखा है कि आपने जो आप उसे जो डेटा फीड कर रहे हो इनपुट के तौर पे वो आउटपुट क्या दे रहा है आपको, ना हम कभी जानने की कोशिश किया, ना हम जानते हैं।
तो उस इस चीज को बहुत ज्यादा फॉलो करता है कि जैसे हम स्वीट्स की दुकान में गए, हमने कभी भी ये नहीं पूछा कि आप ये जो मिठाइयाँ बनाते कैसे हो, हमने सिर्फ मिठाइयाँ ली और बस अपना काम खत्म कर लिया। तो कंप्यूटर के इस सेगमेंट में यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब हम उसके कोड्स को लिखते हैं तो वहां पे हम लोग का पर्पस सिर्फ होता है कि हमें ऑब्जेक्ट या हमें आउटपुट मिल जाए, ठीक है। और ऑब्जेक्ट जो होता है, जो यूजर यानी हम लोग जब कोड लिखते हैं तो हमें वो चीजें कभी भी वो शो नहीं करता जिससे हमारी जरूरत नहीं है। एक दुकानदार जो है वो अगर ये कहे कि मैं बर्फी को ऐसे बनाया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि बर्फी उसकी ज्यादा बिक जाएगी, ऐसा तो नहीं है। आउटपुट आपको सही मिल रहा है, यानी अगर बर्फी की क्वालिटी सही है तो ऑब्वियस है कि आप वहां पे जाओगे, बार बार बजाय ये जाने की वो कैसे प्रोसेस करता है आपको उससे कोई मतलब नहीं होगा। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नीट एंड क्लीन आपको सिर्फ और सिर्फ आउटपुट देगा विदाउट इंक्लूडिंग इट्स बैकग्राउंड डिटेल्स, यानी बैकग्राउंड डिटेल्स या अननेसेसरी डिटेल्स को कभी भी यूजर्स को ये शो नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ ये फोकस करता है कि यूजर को किसी ना किसी तरह से आउटपुट मिल जाए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं डेटा मूवमेंट के बारे में देखते हैं। तो डेटा मूवमेंट है, जैसा कि मैंने बताया कि प्रोसीड्यूरल का एक और नाम है, प्रोसीड्यूरल को हम लोग फंक्शन भी बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है सॉरी कि डेटा जो है वो मूव करेगा फंक्शंस के बीच में, यानी एक फंक्शन से लेकर के दूसरे फंक्शंस में मूव कर सकता है। लेकिन अगर वही बात हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में बोलेंगे तो डेटा मूव भी करता है और कम्युनिकेट भी करता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे जाता भी है और उसके साथ अगर संबंध भी स्थापित करता है। वो जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन भी रहे या क्लास भी रहे, कहीं भी ऑब्जेक्ट को बस आप बुला लो, ऑब्जेक्ट उठ करके आ जाएगा और उसके अंदर जो सारी चीजें होंगी वो आपको दे देगा, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा सा एक डायग्राम अभी ट्राई करते हैं और इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। कि अगर हम सपोज अगर हम एक मेडिकल शॉप की अगर हम ये उदाहरण लेते हैं, अभी हम डेटा मूवमेंट के बाद और कंटिन्यू आगे करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक सोच रहा हूं कि आपको एक एग्जांपल दे दूं। एग्जांपल है एक मेडिकल शॉप की। जो मेडिकल शॉप में अगर हम जाते हैं, एक मेडिकल का शॉप है, मेडिकल के शॉप में आप गए, एक मेडिकल का शॉप है यहाँ पे और एक मेडिकल का शॉप यहाँ पे है, ठीक है। मान लो शॉप ए और शॉप बी, मेडिकल का शॉप, ठीक है। यहाँ पे जो दवाइयां रखी गई है वो मतलब मान लो सपोज कि एक बॉक्स में आया मेडिसिन आए और मेडिसिन को इसने आया और यहाँ पे उड़ेल दिया, यहाँ पे सारे मेडिसिन का एक जमावड़ा यहाँ पे लगा दिया। लेकिन दूसरा ही जो ऑनर था दूसरे शॉप का, वहां पे भी सेम बॉक्स आया, लेकिन उसने क्या करा कि एक रैक बना दिया, एक रैक बना दिया और जो भी मेडिसिन पार्टिकुलर जिस सेगमेंट के थे उसे उसने उस जगह पे रख दिया। जैसे कि सपोज यहाँ पे पैरासीटामोल की टैबलेट रख दी, यहाँ पे सपोज किसी और चीज की टैबलेट रख दी, हेडेक की टैबलेट रख दी, यहाँ पे सपोज ऑइंटमेंट रख दिया उन्होंने। तो इसी तरह से वो कैटेगराइज कर दिया। तो अगर मान लो कि एक शॉपकीपर सॉरी एक अगर आता है एक मान लो सपोज एक कोई कस्टमर आया, कस्टमर यहाँ गया किसी मेडिसिन को ढूंढने के लिए कि सर ये मुझे चाहिए आप दो। तो आप अगर जाओगे तो मेडिसिन यहाँ पे जैसे ही वो दुकान वाला लेगा तो यहाँ पे जाएगा और सारे दवाइयों को ढूंढेगा एक एक करके, ठीक है। अगर मिल गई तो ठीक है, नहीं तो पता नहीं कब कितने टाइम लगने हैं इसको, ठीक है। लेकिन वो वहां पे इसका भी मकसद है कि यहाँ से वो आउटपुट ले, आउटपुट का मतलब वो मेडिसिन जो खरीदने गया वो यहाँ से ले ले। लेकिन इस केस में क्या होगा, वो शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरा दवाई को छान मारेगा, तब जाकर के उसे वो मेडिसिन मिलेगी, ठीक है। तब जाकर के इसे आउटपुट मिलेगा। कहीं ना कहीं ये फंक्शन जो है, अगर इसको हम प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कहें तो ये डिले करा। लेकिन वही अगर सेम कस्टमर जो है इस दुकान के पास गया तो आपको ऑब्वियस है, मुझे बताने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी कि वो पार्टिकुलर जिस सेगमेंट की दवा उसे चाहिए थी, जिस पार्टिकुलर कंपोजिशन की दवा उसे चाहिए थी, उस कंपोजिशन की दवा सिर्फ और सिर्फ कितने टाइम में मिल जाएगा। वो पार्टिकुलर ऐसा तो नहीं होगा कि वो दवा अगर मान लो ऑइंटमेंट है तो वो पहले इस रैक को ढूंढेगा, इस रैक को ढूंढेगा, इस रैक को ढूंढेगा, ऐसा तो नहीं होता। आप जाते हुए होगे अपने डेली रूटीन में या डेली लाइफ में जाते होगे मेडिसिन स्टोर पे, वहां पे जाते होगे, वहां पे मैक्सिमम उन्हें 2 या 3 मिनट लगता है, वो आपको पार्टिकुलर सेम दवा बस उतने देर में ला करके दे देते हैं। तो ये वहां पे इसलिए होता है क्योंकि वहां पे सारे का एक टेम्पलेट बना करके उन्होंने रखा है। जिस टेम्पलेट की आवश्यकता होती है बस उस टेम्पलेट को एक्सेस किया जाता है, बजाय दूसरे को इंटरप्ट किए हुए। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यही है। प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज में क्या होगा कि शुरू से लेकर के, यानी कोई भी फंक्शन इसमें चाहिए आपको, तो वो आप शुरू से लेकर के लास्ट तक सारी चीजों को एक्सेस किया, आउटपुट तो देगा। ऐसा तो ये नहीं बोल रहा कि आउटपुट नहीं देगा, लेकिन ये शुरू से लेकर के लास्ट तक जाएगा। सेम इसमें भी था, लेकिन इसमें क्या हुआ, वो उसी
पार्टिकुलर टेम्पलेट को टच किया या उसको परेशान किया जिसमें वो पार्टिकुलर चीज है जो हमें चाहिए होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो बस उसी पार्टिकुलर चीज को इफेक्ट किया, बाकी किसी दूसरे को बिना टच किए बिना इफेक्ट किए आपको डिजायर आउटपुट दे दिया। तो ये एक कॉमन सा डिफरेंस हो सकता है प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज में और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में। ठीक है, आगे की हम देखते हैं कि डेटा मूवमेंट के बाद और कौन सा टॉपिक है।